नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जीके मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है उसे मेरे साथ हल करने का प्रयास करेंगे। तो सभी जुड़ जाएं और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है तो उसे आप हल करने का प्रयास करेंगे सभी। और आज के मॉक टेस्ट का प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रथम क्वेश्चन आपके सामने। तो जुड़ जाएं सभी, जुड़ जाएंगे जी। प्रथम क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। प्रथम क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब की उपाधि किसने दी थी? ये चार ऑप्शन आपके सामने, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इनमें से आपको बताना है कि औरंगजेब की जो उपाधि है वो किसने दी थी। लॉर्ड कर्जन आप पढ़ते हैं, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का अगर शासनकाल हम देखें, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल भारत में जो इनका शासनकाल रहा है 1899 से और 1905 तक इनका शासनकाल रहता है। इन्हीं के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना आपने पढ़ी होगी। महत्वपूर्ण घटना का नाम है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन इनके समय में आपका किया गया। तो इसी घटना से आपका क्रुद्ध होकर के जो औरंगजेब की उपाधि है, औरंगजेब की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब की उपाधि आप याद रखेंगे वो किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर कौन सा आपका सही होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किस शहर से की गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने, शिमला, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। इनमें से आपको बताना है बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किस शहर से की गई थी? 19 जुलाई 1905 को किस शहर से की गई? तो बंगाल आप पढ़ते हैं, बंगाल। तो बंगाल में आपको याद रखना है, बंगाल जो दो भागों में आपका बांट दिया गया। एक आपका बांट दिया गया पूर्वी बंगाल और एक आपका बना दिया गया पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल और एक क्या है आपका पश्चिम बंगाल। ये दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। अब इसमें याद रखना है इसकी जो घोषणा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा आपकी कब की गई? घोषणा आप याद रखेंगे, घोषणा हुई थी आपके 19 जुलाई 1905। घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905। और इसकी जो घोषणा है ये आपकी कब कहाँ से की गई थी? ये शहर आप याद रखेंगे, शहर याद रखेंगे शिमला। कहाँ से की गई थी? शिमला शहर से बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे पूछा जाए प्रभावी कब हुआ था? प्रभावी, प्रभावी आप याद रखेंगे। प्रभावी कब हुआ बंगाल विभाजन? प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905। तो ये भी याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा था, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किस शहर से की गई थी? शहर का नाम याद रखेंगे, शहर का नाम क्या है? शिमला। क्या नाम है आपका? शिमला। क्लियर हो गया, तो ये भी याद रखेंगे। और बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। किसने चलाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका चलाया। कहां से चलाया? कोलकाता के टाउन हॉल से इसकी शुरुआत की थी 7 अगस्त 1905 को। तो पढ़ते हैं। उसके बाद बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा पढ़ें। तो बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में बंगाल विभाजन आपका रद्द कर दिया गया, जो कि प्रभावी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि कहां से घोषणा की गई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिमला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसने है कहा था कि कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन है? ये बताएंगे। कांग्रेस पार्टी के बारे में किसने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन है? ए.ओ. हुम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विपिन चंद्र पाल। इनमें से आपको बताना है। कांग्रेस पार्टी आप पढ़ते हैं, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम। किसने की थी आपकी? ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद में प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ? प्रथम सम्मेलन हुआ आपका मुंबई में। और प्रथम सम्मेलन की जो अध्यक्षता वो किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने आपका प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा ही आपका ये कथन कहा गया था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की देन है। तो ये ध्यान रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन सा आंसर हो जाएगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, महलवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? मैकेंजी, मार्टिन बर्ड, विलियमसन, कार्टस। इनमें से आपको बताना है महलवाड़ी व्यवस्था का जनक। महलवाड़ी व्यवस्था, तो महलवाड़ी व्यवस्था आप पढ़ते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था ये आपके ग्राम से संबंधित व्यवस्था थी। और इस व्यवस्था में क्या है? ग्राम का जो भी आपको उपज प्राप्त होगी तो उस उपज को प्राप्त करने के लिए या उसको उगाने के लिए एक आपका पद बनाया गया, इसे बोला गया मुखिया। क्या बोला गया? मुखिया। और जो आपका मुखिया था
मुखिया ही आपका पूरा उपज जो होती थी उसको इकट्ठा करने का कार्य करता था। और जो ग्राम है, इस तरीके से जो ग्राम है इसको क्या बोला गया, इसे बोला गया महाल। क्या बोला गया, ग्राम को महाल बोला गया। और महाल से ही शब्द बन गया आपका महालवाड़ी। क्या बन गया आपका, महालवाड़ी शब्द बन गया। तो इसे आप याद रखेंगे, महालवाड़ी जो व्यवस्था है तो ये आपका इस तरीके से इसमें पूरा होता था। ग्राम को महाल बोलते थे और उसमें उपज जो आपके प्राप्त होते थे तो उनसे मिलकर के महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई। तो महालवाड़ी व्यवस्था आप याद रखेंगे, इसका जनक किसे कहा जाता है, इसका जनक कहा जाता है मैकेंजी को। किसको बोलते हैं, मैकेंजी को आपका इसका जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है, ये भी भूमि से संबंधित आपका स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त आप याद रखेंगे, इसका जनक आप याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका जनक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे ध्यान रखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त का जनक है। एक आपने पढ़ा होगा भूमि से संबंधित व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या नाम है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर आपसे पूछा जा रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका जनक कौन है, इसका जनक याद रखेंगे कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। कर्नल रीड व थॉमस मुनरो, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक आपका कहलाता है। और आपसे पूछा जाए जी स्थायी बंदोबस्त ये कहाँ पे लागू हुआ, तो आप याद रखेंगे स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ पे आपका लागू किया गया। और रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पे लागू हुआ था, ये लागू हुआ था आपका मद्रास में। कहाँ पे, मद्रास में आपका लागू किया गया, ये आप याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे महालवाड़ी व्यवस्था, तो महालवाड़ी व्यवस्था मुख्य तौर पर दो आपके राज्य हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक आपका मध्य प्रदेश। इन दो राज्यों में आपका विशेष तौर पर लागू किया गया। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कीथम झील या सूर सरोवर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जिले आपके सामने हैं आगरा, लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद। इनमें से आप बताएंगे कौन से जिले में स्थित है कीथम झील। कीथम झील बताएंगे सभी। तो कीथम झील की बात करें, ये कौन से जिले में स्थित है, ये आपके आगरा जिले में स्थित है। कौन से जिले में, आगरा जिले में स्थित है कीथम झील या सूर सरोवर झील। और आप याद रखेंगे, जैसे आपसे पूछा जाए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वूलर झील। वूलर झील कहाँ पर है, वूलर झील आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, वूलर झील जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछे खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे सांबर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, सांबर झील। ये कहाँ पर है, राजस्थान में। और खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील पूछे तो तटीय झील आप याद रखेंगे कौन सी है, चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी झील भी पूछे तो चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर आपका, उड़ीसा में। कहाँ पर आपका, उड़ीसा। तो वूलर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। सांबर झील कहाँ पर है, राजस्थान में। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में। ये भी इसमें आप याद रखेंगे झील। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका के प्रसिद्ध राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ये चार ऑप्शन आपके सामने, हाथी, घोड़ा, गधा, मसाल। इनमें से आपको बताना है। अमेरिका में दो आपकी प्रमुख राजनीतिक पार्टी, एक आपकी रिपब्लिकन पार्टी है और एक आपकी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इनके आपके चुनाव चिन्ह आपको बताने। तो अगर आपसे पूछा जाए डेमोक्रेटिक पार्टी, एक कौन से, डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है गधा। क्या है डेमोक्रेटिक पार्टी का, गधा। और आपसे पूछा जाए जी रिपब्लिकन पार्टी कौन सी है, रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी का अगर आपसे पूछा जा रहा है रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो इसे आप याद रखेंगे रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। कौन है आपका, हाथी। तो दोनों के याद रखेंगे। अगर डेमोक्रेटिक का पूछे तो कौन सा है, गधा। रिपब्लिकन का पूछे तो आपका हाथी। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक का पूछा है तो डेमोक्रेटिक का क्या हो जाएगा, गधा हो जाएगा आपका चुनाव चिन्ह। क्या हो जाएगा, गधा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह कप, ये चार ऑप्शन आपके सामने, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन। इनमें से आपको बताना है सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह कप आप याद रखेंगे ये किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। किससे, आपका हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलन शाह कप। नेक्स्ट है, रतौंधी रोग किस कारण होता है। रतौंधी, तो आंखों से संबंधित आपका रोग है रतौंधी। और रतौंधी रोग आपको बताना किस कारण होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, संकों की खराबी के कारण या रेडॉप्सिन की कमी से। इनमें से आप बताएंगे कौन सा आपका सही है। रतौंधी रोग किसके कारण होता है, तो आंखों से संबंधित रोग है रतौंधी। तो आप इसमें सही आंसर याद रखेंगे, संकों की खराबी के कारण कौन सा रोग होता है, रोग का नाम आपका रतौंधी। क्लियर हो गया, संकों की खराबी के कारण। क्लियर हुआ, नेक्स्ट आ गया मायोपिया। अगर आपसे पूछ रहा है मायोपिया क्या है,
मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष। क्लियर हो गया? निकट दृष्टि दोष। और हाइपरमेट्रोपिया अगर आपसे पूछे तो ये क्या होता है? ये होता है दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। क्लियर हुआ? और आपसे पूछे जी रतौंधी रोग के कारण कौन सा आपका किस कारण होता है? संकों की खराबी के कारण कौन सा होता है आपका? तो ये रोग होता है आपका रतौंधी रोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको बतानी है। तो ग्रंथि में से 4-5 क्वेश्चन बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट है मानव शरीर की। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये आप याद रखेंगे। और आपसे पूछा जाएगा मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये 4 बड़े क्वेश्चन है। और एक आपसे पूछा जाए मिश्रित ग्रंथि का बड़ा उदाहरण क्या है? मिश्रित ग्रंथि और भी होती हैं लेकिन इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण क्या है? मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि आपको बताना है। अब इनमें देखेंगे जरा आप, सबसे छोटी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। लेकिन यकृत कैसी है? बाह्य स्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और पीयूष आपकी कैसी है? एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी अगर आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी होती है? थायराइड। ये गले में मिलती है। कौन सी होती है आपकी? थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि आप याद रखेंगे किसको बोला जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है? मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है अग्नाशय। क्या है आपका? अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण क्या है? अग्नाशय। एक बार पुनः देखें जी, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी आपकी? पीयूष। सबसे बड़ी कौन सी आपके? यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। सबसे मास्टर ग्रंथि कौन सी आपकी? पीयूष। और मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि आपकी अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका थायराइड। कौन सी आपके? थायराइड। क्लियर हो गया? कौन सी हो जाएगी आपके? थायराइड। आगे बढ़ते हैं। तेल का एक बैरल कितने लीटर का होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 139, 169, 169, 200 लीटर। इनमें से आप बताएंगे तेल का एक बैरल कितने लीटर का होता है। इस आसान सा क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल कितने लीटर का होता है? तो इसमें आप याद रखें 159 लीटर का होता है तेल का एक बैरल। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? वायरलेस का आविष्कार आप बताएं किसने किया है? मार्कोनी, ग्राहम बेल, जे.एल. बेयर्ड या जॉर्ज केले। इनमें से आप बताएंगे वायरलेस का आविष्कार किसने किया था। वायरलेस का आविष्कार आपसे पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा मार्कोनी। क्या होगा? मार्कोनी। ग्राहम बेल आप यहाँ पे दे रखा है तो आपसे पूछा जाए टेलीफोन का आविष्कार। क्या है? टेलीफोन का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया आपका ग्राहम बेल के द्वारा। और आपसे पूछा जाए टीवी का आविष्कार है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। किसने किया? जे.एल. बेयर्ड। तो याद रखें टेलीविजन पूछे जे.एल. बेयर्ड, टेलीफोन पूछे ग्राहम बेल और वायरलेस पूछे तो वायरलेस का आविष्कार किसने किया? वायरलेस का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कार्बोरेटर का उपयोग होता है। तो कार्बोरेटर का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, पेट्रोल के साथ हवा मिश्रित करना, पेट्रोल को शुद्ध करना, हवा को शुद्ध करना। इनमें से आपको बताना है कि कार्बोरेटर का जो उपयोग है वो किसके लिए करते हैं। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं जी। मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो? कार्बोरेटर का उपयोग। तो कार्बोरेटर का जो उपयोग है आप याद रखेंगे पेट्रोल के साथ क्या है? हवा मिश्रित करना। इसका प्रमुख कार्य होता है कार्बोरेटर का। पेट्रोल के साथ क्या मिश्रित करना है? हवा मिश्रित करना। ये किसका कार्य होता है? ये पेट्रोल का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाले पदार्थ हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं?
तो आप बताएं कैल्शियम ऑक्जेलेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम फास्फेट है, बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे। मानव गुर्दे में तो जो आपकी पथरी बनी होती है तो वो क्या है, कैल्शियम की अधिकता से बनती है, और कैल्शियम की अधिकता से इसमें आपका कौन सा तत्व मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो आप याद रखेंगे जो आपकी पथरी होती है, पथरी किससे बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से आपकी बनी होती है पथरी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे हाइड्रोजनीकरण करने के लिए, हाइड्रोजनेशन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जस्ता, प्लेटिनम, निकेल, लोहा, इनमें से आप बताएं किसका उपयोग आपका किया जाता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा निकेल। इसका सही आंसर क्या होगा? निकेल। ये हम पहले भी मॉक टेस्ट में पढ़ चुके हैं। सही आंसर क्या होगा आपका? निकेल। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसमें चार ऑप्शन है, चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। सल्तनत काल, तो दिल्ली सल्तनत काल यहाँ से आपका पूछा है, तो यानी ये यहाँ से गुलाम वंश से स्टार्ट होता है। गुलाम वंश, गुलाम वंश से लेकर के, गुलाम वंश के बाद में अगर दिल्ली सल्तनत काल के राजवंश ने क्रम से लगवा रहा है तो आप याद रखें गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में कौन सा आपका? खिल्जी वंश। खिल्जी वंश के बाद में अगर आपसे पूछ रहा है कौन सा है? तुगलक वंश है। खिल्जी वंश के बाद में तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद में कौन सा आपका? सैयद वंश। कौन सा आपका? सैयद वंश। सैयद वंश के बाद में अगर आपसे पूछ रहा है कौन सा है? लोधी वंश। कौन सा आपका? लोधी वंश। क्लियर हो गया? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में कौन सा है? खिल्जी वंश। खिल्जी वंश के बाद में तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश। सैयद वंश के बाद में कौन सा है? लोधी वंश। अब इनके आपको समय याद रखने। समय अगर आपसे पूछ रहा है गुलाम वंश का क्या है? 1206 से 1290। देख लेंगे, एक बार रिपीट हो जाएगा सभी का। खिल्जी वंश का पूछ रहा है 1290 से 1320 है। उसके बाद आपसे पूछे तुगलक का क्या है? 1320 से और कब है? 1414 है। और उसके बाद सैयद वंश का पूछे तो 1414 से 1451 है। और उसके बाद आपका पूछे लोधी वंश का क्या है? 1451 से 1526 है। 1451 से 1526। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है? तो सबसे लंबे समय तक आप याद रखेंगे, सबसे लंबे समय तक जो इसमें शासन करने वाला है, सबसे लंबे समय तक, तो सबसे लंबे समय तक आप याद रखेंगे कौन सा वंश है? सबसे लंबे समय तक है आपका कौन सा वंश है? तुगलक वंश। कौन सा वंश सबसे लंबे समय तक? तुगलक वंश। और सबसे कम समय तक पूछे, सबसे कम समय में आप याद रखेंगे, सबसे कम समय में आप याद रखेंगे कौन सा वंश है? सबसे कम समय में आपका कौन सा है? खिल्जी वंश। कौन सा है? खिल्जी वंश। क्लियर हो गया? अब आपसे पूछे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिल्जी का पूछे जलालुद्दीन खिल्जी। तुगलक का पूछे जी गयासुद्दीन तुगलक। सैयद का पूछे कौन है? आपका खिज्र खां। और लोधी वंश का पूछे तो कौन है? बहलोल लोधी। तो ये सब दिल्ली सल्तनत काल के राजवंश जो आपके माने जाते हैं। अब सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी इसमें पूछा है, तो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी आप याद रखें किस नाम से जाना जाता था? वो था आपका चौधरी। किस नाम से जानते थे? चौधरी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नीम में से कौन सा C4 पौधा है? C4 और C3 प्लांट आप पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में, C3 और C4 प्लांट। धान, मटर, मूंगफली, ज्वार। तो दो इसमें हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो होते हैं C3 प्लांट, एक क्या होते हैं? C3 प्लांट, और एक होते हैं आपके C4 प्लांट। एक है C3 प्लांट और एक क्या है? C4 प्लांट। क्लियर हो गया? C3 और C4 प्लांट। अब इनमें अंतर क्या है? जो आपके जैसे पत्ती होती है, अगर पत्ती आपकी छोटी होती है, छोटी पत्ती वाले जो पौधे हैं क्या हैं? छोटी पत्ती वाले पौधे। छोटी पत्ती वाले पौधे, तो छोटी पत्ती वाले आपके जो पौधे हैं, छोटी पत्ती वाले पौधे, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं C3 प्लांट। और आपसे पूछे कि चौड़ी पत्ती वाले क्या है? चौड़ी पत्ती वाले, या आप कहेंगे कि बड़ी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले या बड़ी पत्ती वाले जो आपके पौधे हैं, चौड़ी पत्ती वाले या बड़ी पत्ती वाले जो आपके पौधे हैं, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके C4 प्लांट। क्या कहलाएंगे? C4 प्लांट। तो आप इसमें देख रहे हैं C4 प्लांट में जैसे आपका मक्का है, चौड़ी पत्ती होती है, और आपका जैसे गन्ना है, चौड़ी पत्ती होती है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब कैसे होते हैं? ये होते हैं C4 प्लांट। छोटी पत्ती में जैसे आपका मटर है, जौ है, चना है, सरसों है, ये आपके कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके C3 प्लांट।
तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे C4 प्लांट कौन सा है, तो C4 आप याद रखेंगे ज्वार है, क्योंकि बड़ी पत्ती होती है और सबसे ज़्यादा इसमें। तो C4 प्लांट हम उनको बोलते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की दर ज़्यादा होती है। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस जो आप करते हैं या प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है इसमें? ज़्यादा होती है, क्योंकि पत्ती चौड़ी होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण की दर भी आपकी अधिक होगी। क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? रेशम किसका श्रावण है? रेशम आपको बताना है, रेशम कीट। तो आप पढ़ते हैं रेशम कीट का पालन जो है हम कौन सी शाखा में करते हैं, तो आप पढ़ते हैं एक शाखा होती है सेरीकल्चर। कौन सी शाखा है? सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में क्या करते हैं? सेरीकल्चर में करते हैं रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर में क्या किया जाता है? रेशम कीट पालन। कौन सी शाखा में किया जाता है? सेरीकल्चर शाखा में रेशम कीट पालन किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा है जो रेशम कीट है, रेशम, फिर क्वेश्चन आता है रेशम। रेशम कीट की कौन सी अवस्था से प्राप्त किया जाता है, तो उसमें अलग अलग आपकी अवस्था होती है। तो एक अवस्था होती है प्यूपा। अगर आपसे पूछा जाए रेशम का जो धागा है वो कीट की कौन सी अवस्था से प्राप्त किया जाएगा, आंसर आप याद रखेंगे प्यूपा अवस्था से प्राप्त किया जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे रेशम किसका श्रावण होता है, तो आंसर याद रखेंगे किसका होता है? उदर ग्रंथियों का श्रावण होता है। क्या होता है आपका? रेशम। कौन सी ग्रंथियों का? आपका उदर ग्रंथियों का। जो पीछे वाला भाग है उसे उदर ग्रंथि बोलते हैं। तो उदर ग्रंथियों का श्रावण होता है। और रेशम का जो आपका अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं, या रेशम को जो आपका कीट, रेशम कीट पालन को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। और रेशम कीट की कौन सी अवस्था से प्राप्त किया जाता है? प्यूपा अवस्था से प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, करनाल बंट कौन सी फसल प्रभावित होती है? करनाल बंट से, तो करनाल बंट एक बीमारी है। तो एक इससे कौन सी फसल प्रभावित होती है? मक्का, चना, गेहूं, धान। इनमें से आप बताएंगे करनाल बंट से कौन सी आपकी फसल प्रभावित होती है? बताएंगे सभी। करनाल बंट से कौन सी आपकी फसल प्रभावित होती है? तो सबसे पहले रोग करनाल में देखा गया, इसी कारण इसका नाम ही करनाल बंट रख दिया गया। और आप जानते हैं ये जो आपकी बीमारी है किससे संबंधित है? ये आपकी गेहूं से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका गेहूं से संबंधित है करनाल बंट बीमारी। धान का एक रोग बहुत आता है, रोग आता है धान का खैरापन रोग। कौन सा रोग है? धान का खैरापन रोग। ये किसकी कमी से लगता है? धान का खैरापन रोग। ये आप याद रखेंगे जेड एन क्या है? जिंक या जस्ता। धान का खैरापन रोग जिंक या जस्ता की कमी से लगता है, इसे भी आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपसे पूछे गेहूं का मामा किसे कहा जाता है? गेहूं का मामा, गेहूं का मामा एक खरपतवार है, इसे गेहूं का मामा कहा जाता है। जिसे बलूरी आप बोलते हैं, गेहूं का मामा हम किसे बोलते हैं? फेलेरिस माइनर को बोलते हैं। गेहूं का मामा कौन है? फेलेरिस माइनर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे सभी। नेक्स्ट है, कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो इनमें से आपको बताना है यूरेशिया में कौन से शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं? डाउन्स, वेल्स, स्टेपीज या प्रेरीज? बताएंगे यूरेशिया में कौन से आपके पाए जाते हैं। अब इनको एक बार देख लेते हैं सभी को। जो घास के मैदान है, घास के मैदान डाउन्स अगर आपसे पूछ रहा है, डाउन्स कहाँ मिलते हैं? डाउन्स मिलते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ पे मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर हुआ? वेल्स अगर आपसे पूछा जाए, वेल्ड कहाँ मिलते हैं? वेल्ड आपके मिलते हैं दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज आपसे पूछा जाए, स्टेपीज कहाँ मिलते हैं? स्टेपीज मिलते हैं आपके आप बताएंगे रूस में। कहाँ पर? स्टेपीज कहाँ पे मिलते हैं? आपके रूस, जिसे आप यूरेशिया बोल रहे हैं। और प्रेरीज कहाँ पर मिलते हैं? प्रेरीज मिलते हैं आपके अमेरिका में। कहाँ मिलते हैं? प्रेरीज मिलते हैं अमेरिका में। क्लियर हो गया? अब यहाँ से पूछा यूरेशिया, तो यूरेशिया जो रूस वाला आपका पार्ट है जो यूरोप महाद्वीप में आता है उसे यूरेशिया बोलते हैं। तो स्टेपीज आप याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेपीज। तो स्टेपीज आपके रूस में, और याद रखेंगे इसी को आप क्या बोलते हैं? यूरेशिया इसको बोलते हैं। तो आप याद रखें डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, स्टेपीज रूस, प्रेरीज आपके कहाँ पे मिलते हैं? अमेरिका। आपसे पूछा जाए जी सवाना कहाँ मिलते हैं? सवाना, सवाना आप याद रखेंगे सवाना कहाँ मिलते हैं? सवाना मिलते हैं अफ्रीका में। कहाँ मिलते हैं? सवाना अफ्रीका में। सवाना कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में मिलते हैं आपके सवाना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सवाना अफ्रीका में हो गया। कैंटरबरी अगर आपसे पूछे, कैंटरबरी कहाँ मिलते हैं? कैंटरबरी, कैंटरबरी आप याद रखेंगे। कैंटरबरी कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी कहाँ मिलते हैं? कैंटरबरी आपके कहाँ मिलेंगे? न्यूजीलैंड में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, कैंटरबरी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ मिलते हैं? न्यूजीलैंड में।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट अगर आपका अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक वाला जो बटन है उसको प्रेस करेंगे सभी। लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? एरिये, खंडित, वृक्षनुमा या जालीदार? बताएंगे सभी। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियां, तो दक्षिण भारत की नदियां जैसे आप ये देखते हैं ये वाला हिस्सा है, तो या तो इधर से निकल करके इधर की तरफ गिर जाएंगी अरब सागर में, या इधर से निकल करके इस तरीके से निकल करके इधर आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। तो ये सब दक्षिण भारत की नदी आपकी कहलाती हैं। अब इनका जो आपका अपवाह तंत्र है ये क्या है, जैसे नदी यहाँ पे बह रही है तो इधर इस तरीके से शाखाओं में बढ़ती चली जाती है इस तरीके से, तो ये आपका इस तरीके से शाखाओं में बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपका इस तरीके की जो आकृति है इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे वृक्षनुमा आकृति। क्या बोलेंगे? वृक्षनुमा आकृति इसको कहा जाए। कौन सी आकृति बोला जाएगा? वृक्षनुमा आकृति इसको कहा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका वृक्षनुमा। कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अपवाह तंत्र आप याद रखेंगे कौन सा अपवाह तंत्र है? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र इसका याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका सभी का? तो आज का मॉक टेस्ट था। मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार आप लाइक करेंगे सभी जी। तो आज का मॉक टेस्ट था, और मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे सभी, सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।